मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विस संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान मौलिक और विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन गंभीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, निर्मित व लिखित संविधान। स्विस संविधान एक निर्मित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक लिखित, निर्मित एवं व्यापक संविधान था। अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान भी लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान है। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विस संविधान व्यापक संविधान है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और नंबर 2, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस स्थिति को यह सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्जरलैंड उन संवैधानिक विषयों से मुक्त रहे जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो गई। नंबर 2, कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान से अभिप्राय है संविधान संशोधन सामान्य प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। संविधान की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में वह कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। नंबर 3, प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मेरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के अन्य देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थीं। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेयार्ड का कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। नंबर 4, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। वर्तमान समय में विश्व के अनेक राज्यों में अब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं को व्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया है। तब भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओब बाल्डेन, निडबाल्डेन, इनर अपेनजेल और आउटर अपेनजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं लेडनजमाइंड द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभ की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। ब्राइस का कथन है कि वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में जो वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि
इसमें वे समुदाय हैं जिसमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्रात्मक का नाम नहीं था। इसने लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें दृढ़ता के साथ लागू किया है। स्विस लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है। नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था। संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघ राज्य ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी लक्षण, लिखित और कठोर संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में 2 बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। नंबर 1, जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहां अर्ध कैंटनों को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। नंबर 2, संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिका पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियां कैंटन की सरकार को दे दी गई हैं। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। नंबर 6, उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में भी राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, लेकिन मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 7, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। स्विट्जरलैंड में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय स्थापित किया गया है। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका संघीय संसद और कार्यपालिका संघीय सरकार परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिका संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर नवीन शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नंबर 8, प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड के विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन यूरोपीय महाद्वीपों के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डायसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर आघात पहुंचाते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था
को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकती है। नंबर 9, बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियस भाषी हैं। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता था। 1928 के संवैधानिक संशोधन में रोमांच नामक आदि भाषाओं को भी राजकाज भाषा मान लिया गया है। 1998 में निर्मित संविधान में स्विट्जरलैंड को पहले से चली आ रही बहुभाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुभाषी राज्य है। नंबर 10, बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई हैं और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका एकमात्र अन्य उदाहरण पूर्ण सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावना बहुत गहरी है। नंबर 11, औपचारिक अधिकार पत्र तथा मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व में संविधान 1848 के संविधान से मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में व्यापक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। नागरिकों को वे सभी अधिकार सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए गए हैं जो व्यक्ति के लिए गौरव गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संविधान में मूल अधिकारों की सीमाएं इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं कि मूल अधिकार शासन के मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त रखें तथा मुकदमाबाजी की स्थिति उत्पन्न न हो। नंबर 12, धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों, आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव डाला नहीं जा सकता। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। नंबर 13, संघीय क्षेत्र में पुनर्विलोकन का अभाव। स्विट्जरलैंड की
संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार आंशिक रूप से ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटोनों को कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 189 की धारा 4 में कहा गया है, संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था अवश्य की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। यहाँ यह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है।